अच्छा, तो जो आज में भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करूँगा जो टॉपिक सर ने इस वीक में पढ़ाई थी, तो उनसे रिलेटेड मैंने एक वो पीडीएफ फाइल भी बनाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मैंने लिखे हुए थे, तो वो प्रॉब्लम्स उनमें से कुछ डिस्कस करूँगा और कुछ यहाँ पे कुछ इजाफी वगैरह भी डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं एक वेक्टर सपोज कर रहा हूँ कि लेट v1 इक्वल्स टू क्या 1 मिनट में इसलिए मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो इनमें से जो कुछ कीवर्ड्स हैं, तो यह मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे वेक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ R2 R3 ये क्या होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, और स्पेन का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे फाइंड करते हैं स्पेन। और इसके बाद डिपेंडेंसीज ऑफ कॉलम्स के कॉलम दूसरे पे डिपेंड करता है, वो कैसे पता पता करते हैं। और इसके बाद होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो होमोजीनियस सिस्टम ये सर ने एक सेक्शन में कराया था, दूसरे में अभी तक नहीं कराया क्योंकि एक सेक्शन थोड़ा आगे था, और मैं थोड़ा एंड में बता दूंगा। वैसे सर ये डिस्कस करेंगे फिर ऐसे ही। तो शुरू करता हूँ वेक्टर मैट्रिक्स से। तो वेक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, वेक्टर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर मैट्रिक्स v1 लिख लिया, इसके बाद v2 दूसरा वेक्टर मैट्रिक्स लिख लिया, लेट्स सपोज 1 0 1 बी का वेक्टर मैट्रिक्स, और एक तीसरा मैं लिख रहा हूँ b इक्वल्स टू 3 4 7। अच्छा अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन ये होगा कि ये मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो बी वेक्टर मैंने लिखा है, क्या इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो फिर वो वेट्स क्या होंगे? लाइक अगर मैं कोई से दो वेट्स लिख लूँ, x1 एक वेट है मेरा और दूसरा x1 v1 प्लस x2 v2। यहाँ पे जो v1 v2 ये वेक्टर है और x1 x2 ये दो स्केलर नंबर है, इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है, x1 और x2। क्या अगर x1 और x2 मैंने फाइंड कर दिया तो फिर इसके सोल्यूशन वही होगी कि इनके वेट्स जो हैं x1 और x2 हैं। तो वेक्टर को देख के क्या वो कह सकते हैं हम कि इसके वेट्स क्या होंगे? बता सकता है कोई? हेलो हेलो, फैजुर रहमान, नूरुल। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैंने बी वेक्टर लिखा है, ये इनके इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लूँ v1 और v2 के, यहाँ पे वेट्स क्या हो सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हो या नहीं? मतलब v1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और v2 को किस नंबर से इनको ऐड करूँ सब? जी, 2 times v1 2 times v1 plus v2 2 टाइम्स v1 प्लस v2। v2 इनको मैं ऐड कर लूँ, 2 टाइम्स v1 1 2 3 प्लस v2 1 0 1। यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 6। 2 + 1 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और वो हो जाएगी 7। हाँ सही है। तो वेट्स इस तरह हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर ये तो इजी सा एग्जांपल था जिसमें ये इजीली वो हो रहे थे, मतलब नंबर हम गेस कर रहे थे। लेकिन जब नंबर हम ऐसे आसानी से गेस ना करें तो फिर उसके लिए क्या वो हो जाएगी, एक प्रोसेस होती है। उसको मैं अभी इस तरह लिखूँगा कि ये जो मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखी थी, x1 v1 प्लस x2 v2 इक्वल्स टू बी। यहाँ पे जो v1 v2 और b इनकी वैल्यूज पहले पुट कर लूँगा। x1 यहाँ पे था 1 2 3 प्लस x2 1 0 1 इक्वल्स टू यहाँ पे था 3 4 7।
तो ये एक बेसिकली प्रोडक्ट है, दो मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्या हो सकती है 1 2 3, ये सर ने बताया था लास्ट क्लास में। 1 0 1 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x1 x2 के साथ। यहाँ पे 3 4 7 ये आ जाएगी। अभी बेसिकली हमें करना ये है कि ये मेरे पास एक क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाली। और यहाँ पे इसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिख सकता हूँ, 1 1 2 0 3 1 3 4 7। तो बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखी है, बेसिकली इसके सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो वहाँ से x1 और x2 निकल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 1 3, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस रो 2 और रो 3 में होंगे। तो R2 इक्वल टू R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, और R3 इक्वल टू R3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, बेसिकली 2 हमें 0 करनी है। तो रो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में माइनस कर दूँ तो अगर ये 2 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया R1, और यहाँ पे इसी तरह 3 R1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस 2 होगी ना, 2 टाइम्स 1 2 हो गया कि 0 माइनस, सही है। और यहाँ पे जो 4 है 4 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि माइनस 2 है, सही है। तो इसके बाद जो 3 है इसको 0 करना है, तो 3 माइनस 3 है 0 हो जाएगी, 1 माइनस 3 हो जाएगी माइनस 2, और जो 7 है वो हो जाएगी 7 माइनस 6, जो कि 7 माइनस 6, 3 माइनस 3, सही है, 7 माइनस 6 हो जाएगी। एक मिनट इसको वेरीफाई कर लूँ। 2 माइनस 2 0 हो गई, 0 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गई, सही है। 3 माइनस 0 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, सही है। 7 माइनस 6, सही है, ये आ गई। अच्छा 7 minus 9 नहीं होगा? R3 equals to R3 minus 3 times R1. हाँ R3 हाँ 7 सही है, सही तो सही सही, 7 हाँ से हाँ 9 यहाँ पे हो जाएगी, तभी देखो कुछ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे 9 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -2, सही, थैंक यू। अच्छा इसके बाद 1 1 3 0 -2। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2, यहाँ पे हो जाएगी 0 0 0 आ गई। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 3, यहाँ पे हो जाएगी 0 1 1 0 0 0, ये 1 1 कैसे आ गया, R2 इक्वल्स टू -1/2 R2। और इसके बाद अब क्या होगा, ये जो हमें रेडियस इक्वलेंट फॉर्म में ले आनी है। तो रेडियस इक्वलेंट फॉर्म में ले आने के लिए ये जो ये 1 है ये भी 0 करनी है। तो 1, अच्छा यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 0 1 1 0 0 0। तो ये रेडियस इक्वलेंट फॉर्म हो गए। तो बेसिकली इसको हमें लिखना है। अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो पता कैसे चलेगा, तो पता इस तरह चलेगा कि हर कॉलम में एक पिवट हो, और जो सॉरी हर कॉलम पिवट ना हो, यानी कि कंडीशन ये थी कि जो लास्ट कॉलम आ रहा है वो पिवट ना हो। सिर्फ ये चीज़ याद रखो, अगर लास्ट कॉलम जब भी पिवट नहीं हुआ तो मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे लास्ट कॉलम पिवट नहीं है, इसका मतलब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है जब, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, या तो पॉसिबल है एक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनेटली मैनी हो। तो इस केस में एक ही सोल्यूशन है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री वेरिएबल नहीं है।
यहाँ पे ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, तो दोनों कॉलम में एक एक पिवट है, कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होंगे वो यूनिक होगा। तो यहाँ पे 1 टाइम्स x1 प्लस 0 टाइम x2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, x1 इक्वल्स टू 2 और x0 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है वो 1 आ रही है। अगर इसको हम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट कर दें, शुरू में लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे अगर पुट कर दें x1 की वैल्यू आ गई थी 1, तो 1 टाइम्स v1 प्लस x2 की वैल्यू 2 आ गई थी 2v2, जो कि एग्जैक्टली वही आंसर है जो आप लोगों ने गेस की। अच्छा, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट वो आता है वो एक है स्पेन। तो ये दोनों भी रिलेटेड है, लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पेन। तो बेसिकली स्पेन होता क्या है, जो ऐसे, अच्छा ये मैंने यहाँ पे एक बी लिखी थी, तो एक बी यहाँ पे मैंने लिख ली थी और क्वेश्चन को मैंने देखा था कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बी एग्जिस्ट करते होंगे जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएं। तो उन तमाम वेक्टर्स का कलेक्शन जो इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो वो बेसिकली होती है स्पेन। तो इसका मतलब ये जो मैंने वेक्टर यहाँ पे बी लिखा है, ये बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स के स्पेन में होती है। ये अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि जो वेक्टर्स मैंने बी लिखी है, बी इज द स्पेन ऑफ v1 v2, तो ये इसका स्पेन हो गया, स्पेन के अंदर ये बी लाई करता है। अच्छा, तो बेसिकली अच्छा, एक और वो एक स्पेन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो इस जो स्पेन होती है वो कभी कभार वो लाइन हो जाती है, कभी प्लेन भी हो जाती है और कभी कभी पूरी आर्टरी हो जाती है, कभी कभी हायर डायमेंशन की भी होती है। तो वो कैसे हमें पता, अच्छा अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि जो एक्स v1 v2 का जो स्पेन है वो क्या होगा, कोई लाइन होगी, कोई प्लेन होगी या फिर पूरा आर्टरी होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे और उसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगी, तो मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, सही, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा लिख लूँ, मैं अब मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स मेरे पास बना था उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। 1 2 3 था और यहाँ पे 1 0 1। तो मुझे बेसिकली इसका स्पेन फाइंड करना है कि इसका स्पेन क्या होगा। अगर यहाँ पे मैं जो एंड में मेरे पास जो इक्वेशन आई थी, यहाँ से भी मैं वो कर सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसका स्पेन बेसिकली होगा क्या, यहाँ से या फिर सिर्फ इक्वलन फॉर्म से यहाँ से बोल सकता हूँ। तो स्पेन इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हर कॉलम में एक पिवट आ रहा है, तो ये बेसिकली लास्ट वाले तो कॉलम नहीं हो तो कांस्टेंट साइड था ना दूसरा वाला। तो यहाँ पे हर कॉलम में एक पिवट आ रहा है और टोटल रोज कितने हैं, 3 है। मतलब हम काम जो है हम R3 में कर रहे हैं और हमारा जो स्पेन बन रहा है वो क्या बन रही है, R2 बन रही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पिवट हैं। तो इस v1 v2 की जो स्पेन होगी R2 स्पेन ऑफ v1 v2 वो क्या है, R2 एन, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लेन एन R3। तो R2 मैंने जो लिखा था दो डायमेंशन, तो बेसिकली प्लेन ही होती है। तो इसका जो स्पेन बन रहा है एक प्लेन बन रहा है R3 के अंदर। तो फिर वो प्लेन कौन सी होगी, उस प्लेन की इक्वेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड करता हूँ कि प्लेन की इक्वेशन कौन क्या है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ली हुई थी, लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको यहाँ से मैट्रिक्स में यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। तो 1 2 3
और 101। अच्छा, तो मैं इसको इस तरह फाइंड करता हूँ कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली साइड है वहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल आप b1 b2 b3 ले सकते हैं, या फिर x y कोई भी ले सकते हैं, x1 x2 x3 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपलिसिटी के लिए x y z ले रहा हूँ ताकि 3D में आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। अच्छा, तो ऑपरेशन सारे वही होंगे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन ये करूँगा कि R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगी 2R3, यहाँ पे 3, ये 1 है सर, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगी 1 0, ये x हो गई, यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगी -2, यहाँ पे y माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगी 3, सॉरी 3 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगी z माइनस 3x। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो R3 है, R3 में जो ये, अच्छा R3 में ये R2 ऐड करेंगे, सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट रो है वो 0 आ रहा था। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2, और ये कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 x, यहाँ पर आ जाएगी 0 -2 y माइनस 2x, और जो एंड में आ रहा है 0, यहाँ पे आ जाएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये स्पेस कम है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, z माइनस 3x माइनस y प्लस 2x। मैंने सही लिखी है, कंफर्म कर लो कोई मिस्टेक ना हो जाए। z माइनस 3x पहले से था, और वहाँ पे R2 माइनस हो गया, सही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको ना? अच्छा, सिस्टम जो मेरा है वो कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब, अच्छा एक स्टेप इसमें अगर मैं और कर लूँ, अच्छा कंसिस्टेंसी तो एक्लॉन से भी पता चल जाए। तो यहाँ पे एक्लॉन पे हम आ गए हैं, तो रिड्यूस में चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो टर्म है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये वाला जो टर्म y इक्वल टू 2x, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होनी चाहिए? ज़ीरो Zero. होनी, ज़ीरो। अच्छा, ये इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पिवट आ रहा है सेकेंड कॉलम में, तो ये 0 होना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, ये लास्ट वाला क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ये 0 नहीं होनी, सॉरी 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, और सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो 0 होगा तभी ऐसी एक्स वाई जी कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। तो मतलब ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा है z माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2x, ये 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बेसिकली ये मेरे पास एक प्लान आ गया कि इस प्लेन पर जो भी वैल्यूज लाई करती हैं वो सारी v1 और v2 की स्पेन में होंगी। बेसिकली ये इसकी अगर 3D में अगर ग्राफ कर लें तो जो ग्राफ बनती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है v1 और v2 के स्पेन को। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि स्पेन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो प्लेन आ रहा था ना, तो प्लेन इजीली समझ में आ गया। आगे एक और प्रॉब्लम है जिसमें एक लाइन आ जाएगी, तो लाइन को 3D में सर ने एक दफ़ा क्लास में बताया था कि लाइन को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वाली एग्जाम्पल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँगा कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3D में। तो अभी आते हैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन की तरफ, कोई एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें से मैं कुछ सॉल्व कर लूँगा। तो पहला वाला देखते हैं।
पहले वाला में ये वैल्यूज ज़रा मैं नोट कर दूँ। 5 1 -8 4 -8 -2 -7 3 -5 10। सही, पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। 5 1 -8 और 4, यहाँ पे -8 हो गई, -2 -7 और 3 -5 और यहाँ पे हो जाएगी 10। सही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। जो लास्ट वाला है इसका जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट था, मैंने मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बेसिकली मैं काम करूँगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लो कि क्वेश्चन में मैंने लिखा क्या है। क्वेश्चन में मैंने यह लिखा है कि बी एक वेक्टर मैट्रिक्स है, तो बी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो V1 V2 V3 V4 है, ये बेसिकली कॉलम्स से मैट्रिक्स ए के। और इनमें लिखा है कि डिटरमाइन इफ द मैट्रिक्स ए स्पेन R2 R3 R4, ये भी क्या किस चीज़ को स्पेन कर रही होती है। तो जो मैंने लास्ट एग्जांपल किया था, तो वहाँ पे किसी प्लेन को मतलब R2 को स्पेन कर रही थी R3 के अंदर। तो ये जो वाला दूसरा जो क्वेश्चन है, देखते हैं ये। अच्छा हाँ, देखते हैं ये किस चीज़ को, कौन सी प्लेन कौन सी आर को स्पेन कर रहा है। अच्छा, जो सबसे हमारा पहला स्टेप है, हमें करना क्या है, 5 की जगह पे 1 लेके आना है। तो 5 की जगह 1 हम कैसे ला सकते हैं। एक तो ये है कि 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे कुछ फ्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो यहाँ पे सिंपली 5 की जगह पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 1 है, 1 की जगह पे आ जाएगी 1 माइनस 14, जो कि हो जाएगी -13 आ गई। यहाँ पे आ जाएगी -2 और -6, और यहाँ पे जो -8 -20 लगी -28। ये चेक कर लें आप लोगों के साथ साथ, मिस्टेक ना हो जाए। सही है, सही है। अच्छा, जो सेकेंड लाइन है तो वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। 3 -5 10। अच्छा, इसके बाद वाली स्टेप क्या है कि जो -2 है, इसकी जगह पे हमें 0 लेके आना है। तो R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 2 टाइम्स R, तो रो 1 तो सेम रहेगी, -13 और -2 -6 -18। यहाँ पे यह 0 बन जाएगी। और जो 7 है, यहाँ पे आ जाएगी -7, ये मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स -13, जो कि हो जाएगी -26। तो बेसिकली इनको सम करने पे यहाँ पे आ जाएगी -33। और इसी तरह जी, आंसर -28 के बजाय 12 नहीं होगा? यहाँ पे जो -8 है उसमें मैं सम कर रहा हूँ। सही है, सम कर रहा हूँ 20। हाँ हाँ, सही है, सही है। हाँ, खेल बताइए, सॉरी, थैंक यू। हाँ, हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा था, हम देखते जाएँ, कैलकुलेशन एरर होते हैं मुझसे। यहाँ पे 12 आ गया, सही है। यहाँ पे भी हो जाएगी 12। सही है। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, ये -33 आ गई। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, -7 प्लस, तो ये तो हो गई थी 3 प्लस 4, जो कि हो जाएगी 7। यहाँ पे 7 आ गई, 3, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, 7 नहीं आएगी, -4, यहाँ पे आ जाएगी -1। और इसके बाद -5 -12,
ये हो जाएगी -17, और जो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, आ जाएगी 10 प्लस 2 टाइम्स 24 जो भी हो जाएगी 34। अच्छा, यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? अच्छा, तो यहाँ से देख के हम वो कर सकते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अपने बी को। तो ये एक्लन फॉर्म आ गए, तो एक्लन फॉर्म से पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो बी है वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है, लिख सकते हैं क्योंकि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट आ रही है। तो वेट्स आप मजीद इसको सॉल्व करके वेट्स भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसकी इशू नहीं है। वेट्स यहाँ पे x1 x2 x3 x4 होंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो स्पेन बनेगी, स्पेन इसका क्या होगा। तो मेरे पास जो वेक्टर्स थे, स्पेन ऑफ v1 v2 v3 v4, ये v1 v2 v2 v3 v4 इसी कॉलम के, उसी मैट्रिक्स के, इस वाले जो मैट्रिक्स में मैंने यहाँ पे लिखी है बेसिकली इसके कॉलम्स में। तो ये लास्ट वाली तो वो थी कांस्टेंट वाला टर्म था, बाकी ये 4 वेक्टर मैंने v1 v2 v3 v4 मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पे v1 v4 मैंने लिखा। तो इनका जो स्पेन आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है। अच्छा, इसका स्पेन जो आ रहा है, पहली बात कि यहाँ पे कितने कॉलम्स में पिवट आ रहा है, तो वो 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसका जो स्पेन होगा वो बेसिकली होगा प्लेन कहाँ पे होगी, 3D में होगी या फिर प्लेन के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे जो कितने रोज हैं, 2 ही रोज हैं। तो यहाँ पे प्लेन एंड R2 बेसिकली होती है प्लेन, तो यहाँ पे क्या बन रही है, सिंपली प्लेन बन रही है। या फिर इसको आप ऐसा लिखते हैं कि प्लेन एंड R2, यहाँ पे प्लेन ही बन रही है इसका जो स्पेन है। ये थोड़ा सा इजी सा एग्जांपल था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में, अच्छा तो मेरे ख्याल में दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है जिसमें अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, 5 10 -20 15, 5 10 -20 15, और यहाँ पे 8 था मेरे ख्याल में। यहाँ पे -8। अच्छा, ये बेसिकली 8 ही होना था मेरे ख्याल में, ये 8 होना था। मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है क्वेश्चन में, बेसिकली मुझे जो समझाना था वहाँ पे 8 ही होना था, तो यहाँ पे 8 ही लेके चलते हैं। जो दूसरा था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे माइनस -8 6 16, -8 यहाँ पे 6, यहाँ पे 16। तो बेसिकली वो -8 नहीं था, यहाँ पे 8 ही मुझे करना था, तो मिस्टेकनली मैंने वहाँ पे -8 लिख दी थी। तो -8 से वो चीज़ नहीं बन रही है जो मैं बोलना चाह रहा था, अब उनको समझाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेन बनेगा वो प्लेन नहीं बनेगी। तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो पहली ऑपरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, पहला ऑपरेशन तो एग्जैक्टली वही होगा। 5 को हमें क्या करना है, 1 करना है। तो अगर मैं इसी प्रोसीजर को लेके चलूँ, R1 इक्वल्स टू R1 -2 R2। मैं 5 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एन में मेरे पास थोड़ा वो आ जाएंगे, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। अब कुछ भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी 1 आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे 10 -8 ये हो जाएगी 2, यहाँ पे -20 -16 यहाँ पे आ जाएगी -4, यहाँ पे 15 -12 3 आ जाएगी, यहाँ पे 8 -32 जो कि आ जाएगी -24।
आप लोग जरा देख के कंफर्म करते जाएं। तो इसके बाद 2 4 -8 6 6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे R2 जो है इक्वल्स टू R2 -2 टाइम्स R1। यहाँ पे 1 2 -4 3 -24 और यहाँ पे आ जाएगी 0 और ये भी हो जाएगी 0 और ये 0, ये -2 है या फिर सिर्फ 2 सिर्फ 2 है, -2 नहीं है, इसको -2 कंसिडर ना करें। यहाँ पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 48 जो कि हो जाएगी 464। अच्छा, इस सिस्टम क्या कंसिस्टेंट है या नहीं, तो पहला क्वेश्चन यही हो गया। लेकिन अगर इसको देख के बताएं तो यहाँ पे जो सिस्टम है हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसका स्पेन बता सकते हैं? नहीं, स्पेन उसी का बता सकते हैं जो सिस्टम कंसिस्टेंट हो। तो अगर मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह होता कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है 64, सपोज यहाँ पे 0 आ जाता, सपोज यहाँ पे 0 आ गया, कोई ऐसा मैंने मैट्रिक्स लिखी हुई थी, यहाँ पे 0 आ गया, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो फिर कंसिस्टेंट होगी, तो उसका कोई ना कोई स्पेन तो होगा ही होगा। तो उसकी स्पेन क्या हो सकती है अगर मैं यहाँ पे 0 लिख लूँ? कोई बता सकता है? अच्छा, कोई? एक पिवट कॉलम होगा ना फिर। हाँ, एक एक ही। हाँ, कॉलम सही। होगा सही है, एक तो पिवट कॉलम हो। R1। हाँ, तो मतलब कोई लाइन बन जाएगी। तो जो आर होती है उसको बेसिकली लाइन कहते हैं, R2 जो होती है उसको प्लेन कहते हैं, R3 होती है उसको स्पेस, R3 आयर वालों को स्पेस कहते हैं, या फिर R3 R4 R3 ऐसे ही कहेंगे। जो सिंपल आर होती है उसको लाइन कहते हैं कहेंगे, और जो R2 उसको प्लेन कहेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास बन रही है स्पेन, वो एक बन रही है लाइन। तो यहाँ पे स्पेन, चलिए कहाँ से है वो? अच्छा, तो मेरे पास जो स्पेन आ रही है, स्पेन ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वो बन रही है लाइन एन R2, क्योंकि यहाँ पे टोटल रोज कितने 2 हैं, तो यहाँ पे लाइन बन रही है, वो हम पिवट से पता चल गया। और कहाँ पे बन रही है R2 में। अच्छा, सही है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो बाकी जो 2 प्रॉब्लम बच गए तो आप लोग वो देख के कर लें। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर मुझे पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले, या फिर क्लास में कैंपस में अवेलेबल होता हूँ वहाँ पे पूछ लें। तो मैं एक दूसरा प्रॉब्लम ट्राई करना चाहना आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टाइम अभी थोड़ा सा रहता है, तो आप लोगों को बताते चलो कि लाइन को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे। लेट्स सपोज मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है, मुझे ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का स्पेन क्या होगा और उस स्पेन की इक्वेशंस क्या होंगी और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है या नहीं, बता सकते हैं कोई इसको देख के, या फिर सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो R2 इक्वल्स टू R2 -2 टाइम्स R1 हो जाएगी, और जो R3 है R3 -3 टाइम्स R1। यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगी, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगी। तो सिस्टम जो आ रहा है मेरे पास यहाँ पे कंसिस्टेंट आ रही है, और जो इसका सोल्यूशन है वो इनफाइनेटली मैनी होंगे। इनफाइनेटली मैनी क्यों होंगे? अच्छा,
तो सोल्यूशन के वैसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने मेंशन नहीं किया ये कोई कोफिशिएंट मैट्रिक्स है या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। सपोज अगर ये कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे जो सोल्यूशन इसके होते वो इनफाइनेटली मैनी होते। वो क्यों होते? इसलिए कि यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है इसमें कोई पिवट नहीं आ रहा है, मतलब कोई फ्री वेरिएबल इस सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसके जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनेटली मैनी होंगे। अच्छा, तो आते हैं इसके स्पेन की तरफ। तो स्पेन इसकी क्या होगी? अगर मैं एन थ्री जो ये जो कॉलम्स थ्री वेक्टर्स हैं जो इनिशियली थे उनकी स्पेन क्या होगी? स्पेन आप अगर इनको v1 v2 v3 का नाम दे दो, स्पेन क्या बन रही है? लाइन बन रही है। और लाइन कहाँ पे बन रही है? क्योंकि यहाँ पे जो रॉज हैं वो कितने हैं? 3 है। लाइन एन R3। अगर हमारे पास प्लान होता तो सिंपली हम 2D में ड्रा कर सकते थे कि 2D है और इसमें कोई इस तरह की लाइन बन रही है जो हमारे पास सोल्यूशन है, तो इस तरह की। अच्छा हाँ, अगर 2D में होता तो इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 3D में प्लान को भी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन लाइन का थोड़ा वो होता है। सर ने जो बताया था एक क्लास में, पता नहीं कौन सी सेकेंड क्लास थी या फिर फर्स्ट थी, सर ने क्लास में बताया था कि 3D में जो लाइन है उसकी रिप्रेजेंटेशन यह होती है कि दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन है बेसिकली वो एक लाइन होती है। तो यहाँ पे हमें मिलने भी दो प्लेन ही, हमें यहाँ पे दो प्लेन मिलेंगे और दो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा स्पेन होगा। तो फाइंड वो कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि मैंने प्लेन की इक्वेशन, सॉरी जो स्पेन की इक्वेशन फाइंड करना आपको शुरू में बताया था कि उसके लिए क्या करेंगे, शुरू में तो मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 मैट्रिक्स हो गई, और यहाँ पे जो थर्ड कांस्टेंट वाली टर्म होगी तो उसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो b1 b2 b3 लिख सकते हैं, x1 x2 x3 ले सकते हैं, या फिर x y z ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x y z ले रहा हूँ, और कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इक्वेशन नहीं लिखनी, ओरिजिनल लिखनी है। अच्छा, मैं यहाँ 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ये लिखे, तो यहाँ पे आ जाएगी 2, यहाँ पे 4 6, यहाँ पे आ जाएगी 3 6, यहाँ पे आ जाएगी 9 ये जी थी। अच्छा, तो यहाँ पे ऑपरेशन वही दोनों लग जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पे x आ गई। ऑपरेशन क्या करने वाला है? R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3 टाइम R1। तो यहाँ पे आ जाएगी 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 आ जाएगी, और यहाँ पे जो आ जाएगा y इक्वल्स टू, सॉरी y माइनस 2x आ जाएगी, और यहाँ पे z माइनस 3x आ जाएगी। तो अगर ये सिस्टम इसका स्पेन फाइंड करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये जो टर्म्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ये जीरो होंगे तभी लास्ट जो कॉलम है हमारा वो पिवट नहीं आएगा। तो इन दोनों टर्म्स को अगर ज़ीरो लिख लें हम, मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे y माइनस 2x है, ये क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। और दूसरी जो इक्वेशन है z माइनस 3x, ये भी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। तो इससे क्या इक्वेशन मिल जाएगी? y इक्वल्स टू 2x और z इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम 3D में ड्रा करके देखें तो दोनों का एक प्लेन इसका होगा और एक प्लेन इसका होगा, और ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्शन में जो लाइन आएगी वो बेसिकली हमारा स्पेन होगा। तो मैं इसको 3D में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे कर लूँगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes. अच्छा, यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशंस आ रही थी, एक को आ रही थी कि y इक्वल्स टू 2x आ रही थी, और जो दूसरा था वो आ रही थी z इक्वल्स टू
3x। अच्छा मैं ज़रा इसकी कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ किसी एक की, ताकि आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट नज़र आ जाए। तो यहाँ पे इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये दो प्लेन है, तो दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाली इंटरसेक्शन लाइन आ रही है, तो बेसिकली ये लाइन जो है वो स्पैन होगा इन 3 वेक्टर्स का जो मेरे पास शुरू में थे। बेसिकली ये वाली लाइन होती है, सही है। तो टाइम भी अभी ख़त्म हो गया, कोई क्वेश्चन वगैरह है पूछ लें तो क्लास के टॉपिक से मजा रिलेटेड आ या गया। जी। नहीं, मजा आ गया। चलो फिर आज यहीं तक ख़त्म कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी।